बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा हेल्थ स्पेशल शो होगा, इसमें हम बात करेंगे कि जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, अगर हम इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो 52% जो पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर वो औरतों की है। तकरीबन इससे भी ज़्यादा इनकी जो है वो तादाद बढ़ती चली जा रही है। और इसके साथ साथ फीमेल्स के अंदर उनके गायनी से रेलिवेंट जितने भी मसाइल होते हैं, वो उनको मेनोपोज का कोई इशू हो, माहवारी के मसाइल हों, या इसके अलावा PCOS हों, PCOD हो, या लाइफस्टाइल चेंजिंग बीमारियाँ हों, तो ये वो मसाइल हैं जो डेली बेसिस पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट बेसिस पे रिपोर्ट होते हैं और उनकी डिफरेंट कंप्लेंट्स होती है। किसी के जो है वो पीरियड्स बंद होने की वजह से मूड स्विंगिंग होती हैं, किसी की जो सब फर्टिलिटी होती है, किसी का इनफर्टिलिटी का इश्यूज़ है, या इसी के अलावा लोअर एब्डोमिनल पेट जो पेन रहता है, पेट में दर्द होना या मोटापा हो जाना, टीनेजर बच्चियों के वेट का बढ़ जाना, ये सारे वो मसाइल हैं जो डेली बेसिस पे पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को हमने दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा हमायूं साहबा, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। और इसके बाद जो जितना हमारा ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स होता है, उसके जितने भी एकेडमिक प्रोग्राम होते हैं उनकी एडवाइज़र भी हैं। इसके अलावा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसकी VC भी रह चुकी हैं और इस वक्त जो है वो मेडिकल वोमेन एसोसिएशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और डॉक्टर साहब जितने भी CME प्रोग्राम होते हैं डॉक्टर्स को नॉलेज एबल करने के लिए, एडवांसमेंट जितनी भी दुनिया में हो रही होती है, उसके हवाले से अपने जितने भी हमारे HOs होते हैं, या इसके अलावा हमारे PGR हैं, या इसके अलावा फैमिली फिजिशियंस हैं, GPs हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके नॉलेज को अपडेट करने में भी डॉक्टर साहब सफ़े अव्वल में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत मेहरबानी, आपने मुझे आज यहाँ पे मौका दिया कि मैं ऑडियंस को कुछ बता सकूं। जी बिल्कुल, उनके मसाइल के हल के लिए हमारे लिए मैडम ये खुशी की बात है कि आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमारे ऑडियंस की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रोफेसर शम्सा हमायूं जो है वो कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर बनने तक का जो सफ़र है उसमें कितनी मुश्किलात आई हैं? जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बड़ी मुश्किलात नहीं थी। ठीक है। मेरे फादर भी डॉक्टर थे और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। ठीक है। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन, जो गंगाराम हॉस्पिटल के साथ रहे, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की। मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा मिले माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने लेडी विलिंगडन में हाउस जॉब किया। ठीक है। उसी दौरान मेरी शादी हो गई। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ भी डॉक्टर थे माशाल्लाह। ही वाज कर्नल डॉक्टर। मेरे हस्बैंड हुमायूं रशीद वाज वेरी सपोर्टिव माशाल्लाह। और आपको पता है कि फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसे। तो मैंने शादी के बाद ही अपनी सारी ट्रेनिंग की माशाल्लाह। और जो कुछ भी उसके बाद हासिल किया फैमिली के सपोर्ट के साथ। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी खातून थी माशाल्लाह। आई स्टेड विद देम। हम इकट्ठे जॉइंट सिस्टम में रहते थे और तकरीबन 25 साल में उनके साथ ही रही माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ वाज, अल्लाह वाज वेरी काइंड माशाल्लाह। और फिर मैंने अपनी ही जो थी फातिमा जिन्ना में मेरी एज असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हुई। आई टॉप्ड इन होल पंजाब। ठीक है। इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद फिर वहीं पे मैं एसोसिएट बनी माशाल्लाह। उसके बाद वहीं पे मैंने प्रोफेसर का चार्ज लिया। ठीक है। आई एम अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट एज वेल। मैंने मास्टर्स किया मेडिकल एजुकेशन में फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही वहाँ पे। आई वर्कड एज प्रो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। और उसके मेरी करियर में कुछ लोगों ने जिनकी बहुत, मैं आई वाज वेरी थैंकफुल टू देम, जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें प्रोफेसर रोज़ मदान थी, प्रोफेसर जायदा दुरानी मेरी टीचर थी, प्रोफेसर रक्षंदा रहमान और फिर खालिद मसूद गोंदल साहब। माशाल्लाह। सर के साथ काम करना एक एजाज़ तो है ही है, बट ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं।
एक जो उनमें खूबी, जो यूनिक उनकी खूबी है, ये कि हर एक की इज्जत करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और जब आप इज़्ज़त करते हैं तो आपको इज़्ज़त मिलती है। सो ही अर्न्स रिस्पेक्ट। और माशाल्लाह इज़ अ डायनामिक पर्सनैलिटी। अभी भी मैं FJ में आई एम वर्किंग, आई एम अटैच्ड विद FJMU, आई एम मेंबर सिंडिकेट। मैं उनकी विजिटिंग फैकल्टी में भी हूँ माशाल्लाह। और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान में भी सर के साथ मैं काम कर रही हूँ एज एकेडमिक एडवाइज़र। माशाल्लाह। तो बस अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो अभी पिछले दिनों में हमने, चूँकि आजकल अगर हम बात करें तो AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा अगर IT की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो आपने ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप मेडिकल वुमेन एसोसिएशन की, तो मेरी नज़रों से कुछ चीज़ें गुजरी जो आप थाईलैंड में थी और वहाँ पे आपने पाकिस्तान का जो है फ्लैग के साथ एक प्रॉपर उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि मेडिकल वुमेन एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए और इनकी आवाज़ भी उठानी चाहिए? इससे मैं कहूँगी डॉक्टर वजीहा जो हमारी प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह शी इज़ वेरी एक्टिव और बहुत एनर्जेटिक हैं। बेसिकली इट वाज हर ब्रेन आइडिया, और उन्होंने सोचा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो आई थॉट दैट इट हैज़ अ सब्सटेंस। तो जब मुझे वजीहा ने उसके बारे में सारा कुछ बताया तो आई थॉट दैट वी शुड हैव अ वुमेन एसोसिएशन, बिकॉज वुमेन एसोसिएशन पहले नहीं थी। ठीक है। तो फिर वजीहा के साथ मिलके जब हमें इंटरनेशनली हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई तो देन दिस वाज द कॉन्फ्रेंस वेयर वी वर इनवाइटेड। तो वजीहा ने मुझे कहा कि चलें, हम भी चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे हमारा डेलीगेट गया, बहुत अच्छा हमें उन्होंने रिसेप्शन दी, हमें बहुत इज़्ज़त मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मुल्क का नाम वहाँ पे बुलंद किया। जी बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं, व्हाट यू डू, यू लर्न फ्रॉम देम। आप अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, कुछ हमसे सीखते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं। तो हमने भी वहाँ अपनी प्रेजेंटेशंस की, हमने उनको बताया कि हम कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें हम मिलके काम कर सकते हैं, वेयर वी कैन कोलैबोरेट। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह उनके साथ हमारा लाइजॉन है अभी भी और रहेगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम है इसका हमने जो टॉपिक और उन्वान भी यही रखा था कि फ़ीमेल की जो है वो हम PCOS पे बात करेंगे, मेनोपॉज पे बात करेंगे, माहवारी के मसाइल पे बात करेंगे। चूँकि आप ऑलरेडी लीड भी कर रही हैं वुमेन को और उन्हीं को ज़्यादा सपोर्टिव भी कर रही हैं, और इसके अलावा हमारे मुल्क में चूँकि इन्फॉर्मेशन तो है ही है लेकिन लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो आप क्या समझती हैं कि आज के दौर के अंदर मेनोपॉज जो है इसको आसान अल्फाज में हम अपनी ऑडियंस को कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं जब भी ये मेनोपॉज की बात होती है तो औरत की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं, उनको हम पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक। एक पीरियड है बचपन का, दैट इज़ कॉल्ड चाइल्डहुड। उसके बाद है नौजवानी का, ठीक है, जिसको हम एडोलेसेंट कहते हैं। ठीक। फिर एक आ जाता है रिप्रोडक्टिव एज, जिसके अंदर आप बच्चे पैदा करते हैं, आप 20 ईयर्स से ऊपर हो जाते हैं। फिर एक एज आती है जिसको आप कहते हैं पेरीमेनोपॉज, यानी उस वक्त आपके प्रॉब्लम और होते हैं, और उसके बाद जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीनोपॉज। ये यूजुअली 50 ईयर्स अबव पे जाके आते हैं। ठीक। तो ये डिफरेंट पीरियड्स के डिफरेंट मसाइल होते हैं। ठीक। जो चाइल्डहुड में मसाइल हैं वो एडोलेसेंस में नहीं होंगे। आपने PCOS की बात की तो PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये आपके एडोलेसेंट पीरियड का प्रॉब्लम है, या फिर आपके यंग एज का या रिप्रोडक्टिव एज का प्रॉब्लम है। फिर आपकी फर्टिलिटी या बच्चा ना होना ये भी प्रॉब्लम आपके रिप्रोडक्टिव एज में आ जाते हैं। ठीक। सारे प्रेगनेंसी के मसाइल। फिर आपकी एक स्टेज आती है जब आपका ये सारे का सारा दौर एंड पे जा रहा है। सो पीरियड्स जो शुरू हुए हैं एडोलेसेंट के ऊपर वो मेनोपॉज पे बंद हो जाते हैं। ठीक। और अगर किसी औरत के 1 साल पीरियड्स बंद रहें और वो 50 या उसके अराउंड उनकी एज हो तो हम कहते हैं कि अच्छा अब इनके मेनोपॉज हो गया। ठीक है। यानी मीनो से ये है ग्रीक का लफ्ज़ है, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। पॉज का मतलब है ख़त्म होना। ठीक है, यानी उसके पीरियड्स बंद हो गए। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से इसी से रेलिवेंट एक सवाल और है कि हमारे मुल्क में या बर-ए-आज़म एशिया की बात करें यहाँ और दूसरे बर-ए-आज़म की अगर बात करें तो मेनोपॉज की जो एज लिमिट है वो डिफरेंट होती है या एक ही एज में जाके सब? एज लिमिट ऑलमोस्ट वेरी करती है ना। आप देखते हैं कि हमेशा कर्व जो बनता है इस तरह बनता है कि कुछ लोग एक्सट्रीम पे होते हैं। ठीक। कुछ एक एक्सट्रीम पे जैसे 45 ईयर्स हो गया, कुछ होते हैं 55 ईयर्स, लेकिन मेजॉरिटी जो है वर्ल्ड वाइड वो एज आपकी 50 to 55 है।
50 to 55 के दरमियान हाँ, मेजॉरिटी प्रपोज हो जाता है। ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ इलाकाई जो तब्दीलियाँ होती हैं मौसमी, उसका भी कोई इफेक्ट होता है या एक नेचुरल अमल है कि इससे गुजरना है लोगों ने? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान की मशीनरी बनाई हो तो एक जैसी बनाई है। एनवायरनमेंट का आपने बड़ी अच्छी बात की, एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट होता है हर चीज़ का, क्योंकि जेनेटिकली आपका सिस्टम एक जेनेटिकली डेस्टाइन होता है एक काम के लिए, लेकिन आप उसको स्पीड अप कर देते हैं जब आपकी इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होती। ठीक। तो बहुत सी बीमारियां जो आपको नहीं होनी होती वो इन्वायरमेंट की वजह से हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि आप जेनेटिकली तो होते हैं लेकिन जीन्स आपकी एक्सप्रेस नहीं हुई होती। ठीक है। जब आपका एनवायरनमेंट लाइक यू हैव द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका मीनोपॉज जल्दी हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मीनोपॉज तो हम ये कहते हैं कि माहवारी बंद हो गई। अब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में और आपके क्लिनिकल ट्रायल में तो ज़्यादा पेशेंट इस कंप्लेन के साथ रिपोर्ट होती होंगी। कुछ ऐसी होती है जो कहती है मुझे जो है ना वो ब्लीडिंग होती ही रहती है, यानी उनका 45 से ऊपर एज चली गई लेकिन उनको ब्लीडिंग होती रहती है। फिर जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है उनको डिफरेंट टैबलेट्स और मेडिकेशन पे डालती है। देखिए मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम, मीनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। जो मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम है वो यूजुअली होते हैं 35 से लेके 50 तक। ठीक है। उसमें क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एज के साथ साथ चीज़ें फ़र्क होती जाती हैं। ठीक है। पीरियड्स थोड़े आने, पीरियड्स स्किप हो जाने, पीरियड्स आते रहने, इरेगुलर ब्लीडिंग होते रहना या हैवी ब्लीडिंग होना, ये सारे पीरियड्स के इश्यूज हैं। इसको मेंस्ट्रुएशन के इशू भी आप कहते हैं। इसमें ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है। तो लेकिन इसमें क्योंकि अब व्यूअर्स भी यहाँ पे हैं, ऑडियंस भी हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि बगैर डायग्नोसिस के कभी दवाई ना खाएं। ठीक है। जब भी कोई चीज़ है बिला तशखीस के दवाइयाँ दे दी जाती हैं तो आपकी जो भी बीमारी है सपोजिटली कुछ भी नहीं है, इट गेट कॉम्प्लिकेटेड। और मेरे पास पेशेंट आते हैं जो पहले ही हार्मोन यूज़ करके आए होते हैं। हार्मोन का इरेगुलर लेने से आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ठीक है। आप एक प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपको 2 साल पहले एक प्रॉब्लम हुई थी, आपने एक दवाई इस्तेमाल की, आप ठीक हो गए। ठीक है। अब दोबारा आपको इशू, आपने प्रिस्क्रिप्शन निकाली, वो यूज़ कर ली दोबारा से। हाँ, हो सकता है कि अब वो इशू ना हो। ये 70% यही लोगों का है। हाँ, तो उससे ये होता है कि आपका चीज़ जो होती है वो बिगड़ जाती है। ठीक है। तो अपनी बगैर तशखीस के, बगैर एग्जामिनेशन के, बगैर डायग्नोसिस के कोई भी इलाज जो है मरीज को नुकसान देता है। इससे बेहतर ये कि अगर मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम है, देयर आर 101 रीजंस। ठीक है। और अगर आपकी एक रीज़न है, ज़रूरी नहीं कि मेरे अंदर भी वही रीज़न हो। ठीक है। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपका जेनेटिक मेकअप फ़र्क है, आपके हालात फ़र्क है, आपकी हर चीज़ फ़र्क है, आपकी रिस्पॉन्स टू वन मेडिसिन फ़र्क है। हो सकता है एक दवाई से मुझे आराम आया लेकिन आपको नहीं आएगा। ठीक है। बिकॉज आपकी बॉडी उसको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है। तो इसलिए इन सारे प्रॉब्लम्स में मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम इज़ अ बिग इशू। 40% हमारे पास जो आउटडोर में मरीज आते हैं वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ आते हैं। ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं हर मरीज को एक ही आप ट्रीटमेंट दे दें। एवरी पेशेंट नीड्स डिफरेंट ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, डिफरेंट पेशेंट जो ना इन कंप्लेन के साथ भी आते हैं कि उनको ब्लीडिंग जब होती रहती है, बार बार वो मेडिसिन खा के थक चुके होते हैं, वो फिर ये कहते हैं कि हमारी जो है ना यूट्रस रिमूव ही करवा दें, हिस्टेक्टोमी करवा दें। तो क्या वो करवाने से कुछ पेशेंट की ये मिथ है कि वो जब हम बच्चादानी निकलवा देते हैं तो हमारा पेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, तो क्या इसमें कोई रियलिटी है? देखिए, हिस्टेक्टमी बड़ी सोच समझ के करवानी चाहिए। ठीक है। आजकल कमर्शियलिज्म का दौर है। ठीक है। ट्रीटमेंट से पहले ही लोग कह देते हैं आपकी बच्चेदानी निकलनी पड़ेगी। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको कहा जाता है कि जी आपकी तो बच्चेदानी का साइज़ बढ़ गया। जी। 5-6 बच्चों के बाद थोड़ा सा साइज़ बढ़ना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। या कहेंगे आपकी बच्चेदानी गल गई है। ठीक है। सो हमारी मेडिकल साइंस में गलने का कोई वजह नहीं है, कॉन्सेप्ट भी नहीं है ही नहीं। ठीक। और जब आपकी हिस्टेक्टमी के बाद वेट बढ़ना, क्योंकि हिस्टेक्टमी के बाद वेट आपने, मैं पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ हमने तो कुछ निकाला है, हमने अंदर तो कुछ भी नहीं डाला। ठीक है। तो वेट बढ़ने की वजह ये होती है कि आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। आप कहते हैं मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे ज़्यादा खाना चाहिए, मुझे ज़्यादा बैठना चाहिए, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। सो व्हाट यू एंड अप, वो फिर देसी घी और कीमे और इस तरह का इस्तेमाल। तो व्हाट यू एंड अप, फिर आप वेट आपका बढ़ता है उस वजह से। ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर आजकल बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कुछ 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, कुछ 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो वो समझते हैं कि हम अपने वेट को रिडक्शन करें, रिड्यूस करें, तो तब जाके हमारी ज़िंदगी नॉर्मल होगी। अब मीनोपॉज के साथ साथ हम बात करते हैं PCOS की या PCOD कर लें, तो इसके मरीज़ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। टीन एज के अंदर भी हमें इस तरह के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, आपने 2 टॉपिक किए, एक आपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, एक आपने लाइफस्टाइल का। मैंने अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन की लाइफस्टाइल मेडिसिन में। तो लाइफस्टाइल की जब आप बात करते हैं तो लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप कैसे उठें कैसे बैठें, दिस इज़ नॉट योर लाइफस्टाइल। या आपने ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं या आपने कौन सी होटलिंग करनी है। लाइफस्टाइल इज़ होलिस्टिक अप्रोच, और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अब आपके हर शोबे में है। अगर आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आपका लाइफस्टाइल उसके अंदर मैनेजमेंट आएगी। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, आप न्यूरो में हैं, यूरोलॉजी में हैं, किसी भी स्पेशलिटी में। क्यों? बिकॉज लाइफस्टाइल मेडिसिन का फ़ायदा क्या हो रहा है? ठीक है, इट इज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, और उसके बाद प्रिवेंशन भी करती है और आपकी डिजीज़ की रिवर्सल भी करती है। ठीक है, क्योंकि हमारे अब ये है कि हमारी जितनी भी हैं लाइफस्टाइल जो बीमारियां हैं, आप देखें डायबिटीज़ कितनी कॉमन है यहाँ पे, ऐसे 60% पॉपुलेशन। ठीक है, डायबिटीज़ हो गई। फिर आपके नंबर 2 है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। यंग बच्चे मैं रोज़ सुन रही होती हूँ कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई जी। ओबेसिटी तीसरा काम है। अब ये 3 चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इन 3 चीज़ों का रिजल्ट क्या आता है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? ये तीनों चीज़ें आपकी किडनीज को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, लिवर को भी कर रही हैं, आपकी स्लीप को भी प्रॉब्लम दे रही हैं, फिर आपका नेगेटिव बॉडी इमेज है, फिर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, आर्थराइटिस आपको हो जाता है। सो आप कहीं भी बात करें यही 3 चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है। फिर आप देखें हर तीसरा पेशेंट जो है उसका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, जो कि नंबर 1 रिस्क फैक्टर है फॉर द कार्डियक डिजीज। ठीक है। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन की जब बात आती है तो हम लाइफस्टाइल मेडिसिन में 6 चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक। एक आप न्यूट्रिशन पे बात करते हैं, डाइट पे, फिर आप एक्सरसाइज पे बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम इग्नोर करते हैं क्लिनिशियंस, जिसमें बात आ जाती है स्लीप की। स्लीप इज़ सो इम्पॉर्टेंट। फिर आपका आजकल आप देखें आपके यंगस्टर्स के अंदर सिगरेट स्मोकिंग, नशा, सब्सटेंस अब्यूज़ कितना ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर हमने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया है, प्रॉब्लमेटिक यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, आपके सोशल कनेक्शन ख़त्म हो गए, आप बंद कमरे में अपने लैपटॉप या अपने टेलीफोन के सामने बैठे रहते हैं ऐसे ही। अब ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? व्हाट वी आर एंडिंग अप, लोग वज़न ज़्यादा हो रहा है या मेल न्यूट्रिशन हो रही है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आप मोटे हैं, आप हो सकता है बिल्कुल पतले हों, लेकिन आपकी बॉडी को वो चीज़ें नहीं मिल रही जो उसको ज़रूरत है। चाहिए बिल्कुल। और आप देखें कि नींद आजकल लोग कहते हैं जी हम तो सोते ही नहीं, या मैं तो जी सुबह 1 बजे सो के उठती हूँ, या मैं 1 बजे सो के उठता हूँ। व्हाट यू आर डूइंग? अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई थी? सोने के लिए बनाई थी, आराम के लिए। ठीक है ना, जब आप आराम करेंगे तो आपकी बॉडी रिपेयर होगी, आपका दिमाग रिपेयर होगा, आपके सारे बॉडी टिश्यूज को आराम चाहिए। ठीक है। अब आप रात को फूड बांडा करा लेते हैं, अब आपके इंटेस्टाइन का तो सोने का टाइम था, आपने उसके अंदर खाना डाल दिया। अब सुबह क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? आपके लिवर में भी काम हो रहा है, आपके बाकी ऑर्गन्स भी काम कर रहे हैं, तो अब ऑर्गन्स रेस्ट कब करेंगे? ऐसे ही। डॉक्टर साहब, आपके साथ मज़े की गुफ्तगू जारी है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम यहाँ पे इसको रोकें। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी बात करेंगे, डाइट के ऊपर भी बात करेंगे, PCOS के ऊपर भी बात करेंगे, PCOD के ऊपर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मीनोपॉज यानी माहवारी का बंद हो जाना, फिर उसकी एज क्या होती है, कब कौन सी एज में जाके वो बंद होती है, उसके क्या मसाइल होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। अब ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हमायूं, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर, लाइफस्टाइल मेडिकेशन के ऊपर।
तो इसके ऊपर जैसे ही आप बात कर रही थी तो उसी से हम वहीं से उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने आपको कहा कि हम स्लीप की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये रिसर्च ने बताया कि आपको 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। ठीक है। अगर आप अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हैं, दिस मीन्स दैट योर बॉडी इज सफरिंग। ठीक है। और अगर आप 9 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं तो तब भी आपकी बॉडी सफर कर रही है। ठीक है। सो इन बिटवीन अगर आप मिनिमम 7 आवर्स या मैक्सिमम 9 आवर्स। तो इसमें डॉक्टर साहब एज का भी कोई है कि हर एज का बंदा इतना ही सोएगा या बच्चे ज्यादा सोएंगे? एडल्ट एज में ये है, उससे जो आपके बच्चे देखें जो बिल्कुल न्यू बॉर्न है वो तो आपको पता है 18 आवर्स सोते हैं। ऐसे ही। उसके बाद जो आपके बच्चे हैं एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं, उनको हमसे ज्यादा चाहिए, 10 से 10-11 घंटे चाहिए। ठीक है। लेकिन जब आप एडल्ट में आ जाते हैं, यानी आप यू आर 16 एंड अबव, ठीक है, टीनेजर में भी, हाँ, तो आपको 7 से 9 घंटे चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई नींद की बात, लेकिन नींद में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सोएं कब। ठीक है। सोने का ये मतलब नहीं कि आप कभी रात के 12 बजे सो जाएं, कभी तो सुबह नाश्ता करके सोते हैं, वो दैट इज वो है, उसी हैबिट से सारा प्रॉब्लम होता है। आपके टाइमिंग्स होने चाहिए, आपने कब सोना है, यू शुड हैव द कंसिस्टेंट टाइमिंग। ये नहीं कि आप सारी रात उठ के सोशल मीडिया देखते रहें, क्योंकि सोशल मीडिया प्रॉब्लमेटिक, सोशल मीडिया की रिसर्च ये आई है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं दैट यू गो इनटू डिप्रेशन, फिर आपको नींद आती भी नहीं है, तो फिर आप इंसोम्निया के साथ आते हैं। एपनिया भी इन लोगों में ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर मैंने बात की थी इसकी सब्सटेंस अब्यूज़ की, जी सर, सिगरेट स्मोकिंग की। हमें लगता है कि शायद हमारे मुआशरे में कम है, आप ये मत सोचें, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और दैट इज़ वन, टोबैको स्मोकिंग जो है दैट इज़ नंबर 1 किलर वर्ल्ड वाइड। ठीक। और क्योंकि ये रेस्पिरेटरी, कार्डियो रेस्पिरेटरी सारे प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक। और वही आपको फिर आप नशा करते हैं, अल्कोहल की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। फिर एक और तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस, अब बच्चा भी स्ट्रेस्ड है, यंग एज वाला भी स्ट्रेस है, ओल्ड एज वाला भी स्ट्रेस है। लाइफ में एक स्ट्रेस, थोड़ी सी स्ट्रेस होनी ठीक है, होनी चाहिए, दैट इज़ पॉजिटिव स्ट्रेस। एक है नेगेटिव स्ट्रेस। जब नेगेटिव स्ट्रेस क्या करती है, दैट इफेक्ट्स योर कॉग्निशन, दैट इफेक्ट्स योर बॉडी, दैट इफेक्ट्स एवरीथिंग। अब आप देखें कि आजकल लाइफ में कितनी स्ट्रेस है आपकी, इट इज़ वेरी वेरी कम्पेटिटिव। बच्चों का ये स्ट्रेस है कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, माँ बाप के अपने स्ट्रेसेस हैं, फाइनेंशियल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, फिर ब्रेकअप्स हैं, फिर मैरिटल डिसहार्मनी है, बेतहाशा स्ट्रेसेस हैं। सो स्ट्रेस इज़ अनदर थिंग, जो कहते हैं कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, यू स्क्रीन देम फॉर स्ट्रेस। अगर मरीज़ ठीक नहीं हो रहा तो डेप्थ में जाके देखें कि उसको कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस तो नहीं है। ठीक है। थर्डली फिर मैंने बात की लोगों से मिलना, सोशल कनेक्शन। अभी कुछ एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं दुनिया के अंदर जिनको कहते हैं ब्लू जोन्स। ब्लू जोन्स वो एरियाज हैं जो सार्डिनिया में है, जापान में है, चाइना में है, जहाँ के लोगों की लाइफ बहुत लंबी है और हेल्दी है। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वाई दे हैव दिस लाइफ? 3 चीज़ें। एक तो उनका पर्पज़ है लाइफ में, दे हैव सम पर्पज़ ये नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा दौलत कमानी है, मैंने बहुत करना है। पर्पज़ इज़ टू हेल्प अदर्स, दे आर काइंड, दे हेल्प अदर, वो एक दूसरे से मिलते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, प्लस वेरी सिंपल फूड, होल प्लांट बेस्ड फूड, जिसके अंदर एनिमल फूड बहुत कम है। हमारे यहाँ तो आपको पता है जब तक चरगे टिक्के ना खा लें, तो सिर्फ उनकी प्लांट बेस्ड वो है। और जो हैं चीज़ें मिनिमम प्रोसेस चीज़ें हैं। आप देखें हमारे इर्द गिर्द क्या है, हमारे इर्द गिर्द बर्गर हैं, शॉर्मे हैं, केक हैं, ये है रिफाइंड और हाईली प्रोसेस्ड कार्ब ऐसे ही। तो उनकी तीसरी चीज़ क्या है उनके अंदर, वो जब 80% उनका पेट भर जाता है ना, वो खाना छोड़ देते हैं। सो दैट इज़ अनदर रीज़न। और उनकी नींद है 7 से 8 घंटे। सो दे आर हैप्पी, दे आर कनेक्टेड विद पीपल, दे आर काइंड, वो एक दूसरे के काम आ रहे हैं। वो हमारी तरह उनकी रेस नहीं है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी। सो दे हैव द सिंपल लाइफ। जब सिंपल लाइफ में होते हैं तो आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो प्रॉबेबली वी आर नॉट एंजॉइंग आवर लाइफ, हम लाइफ गुजार रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर रहे। हमारी लाइफ क्या है, कभी हमें डायबिटीज़ है, कभी हमें हाइपरटेंशन है, कभी हमें स्टेंट पड़े हुए हैं, हम हर डॉक्टर के क्लिनिक के ऊपर आप देखें मरीजों की लाइन लगी है। और ये क्रॉनिक डिजीजेज हैं, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। डायबिटीज इज नॉन कम्युनिकेबल, डाइटरी डिजीज,
डाइटरी। तो ये पता चला कि 9 हीमोग्लोबिन A1C 9% था। जब उनकी इंटरवेंशन की गई विद डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, स्लीप, ये सारी चीज़ें उनकी ठीक की गई, आप यकीन करें विद इन 3 months A1C वाज नॉर्मल। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। और डिजीज रिवर्ट हो गई, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इसी पे होता है। हाँ, तो बात यह है कि आप अपनी लाइफ अच्छी सेहतमंद भी गुजार सकते हैं। जो कुछ आप अपने हाथ से अपने अंदर डाल रहे हैं और जिस तरह से आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरह से आपकी बीमारियां आपके ऊपर हमलावर होती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक। सो दिस इज़ अबाउट द लाइफस्टाइल, जिसको कि मैं ये सोचती हूँ कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन ये हमें प्राइमरी लेवल पे इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए बिल्कुल, ताकि बच्चों को पता हो कि हमने क्या करना है, सो दे वी विल हैव एन हेल्दी जनरेशन। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते जा रहे हैं कि स्पेशलिटी भी बढ़ती जा रही है और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। जितनी सुपर स्पेशलिटी आती जा रही, बीमारियां भी उतनी सुपर होती चली जा रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, पीसीओएस पे अगर हम बात करें तो पीसीओएस जो है इसको कंट्रोल करना, ये भी रिवर्सेबल डिजीज है, विदाउट मेडिकेशन इसको किया जा सकता है? देखिए, जब आप बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की, ठीक, ये इसके हार्मोनल इश्यूज हैं, ठीक, इसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक, इसके मेटाबॉलिक इश्यूज हैं, ठीक है, इसके शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के साथ तो आपके पास फौरन मरीज आ जाता है, ठीक है, जैसे यंग एज में बच्चियां आ जाती हैं। मेरे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा पीसीओएस के पेशेंट आते हैं, ठीक है, 13 साल की बच्चियां, 14, 15, 16, ठीक है। सो व्हाट दे बेसिकली कम अप। अब आप अभी हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल की, दे हैव बैड लाइफस्टाइल, ठीक है, पुअर लाइफस्टाइल इनका होता है। दो उनका जेनेटिकली हो सकता है, पीसीओएस इज नाउ उसका एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है, लेकिन हमने बात की थी एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या करता है, उनकी जो स्प्रेस जीन्स हैं उनको एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं, आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम है, आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम है, आपने बर्गर, पिज़्ज़े, शॉर्मे, बोतलें पीनी शुरू कर दी, एक्सरसाइज आपकी ज़ीरो हो गई, टीवी पे आप बैठे हुए हैं, फ्राइज आप खा रहे हैं, सो व्हाट यू एंड अप, ठीक है, आपका वजन बढ़ रहा है। अब आप कह रहे हैं वजन बढ़ा, उसके बाद आपके पीरियड्स इनफ्रीक्वेंट हुए, फिर बंद हो गए, ठीक है, साथ चेहरे पे बाल आने शुरू हो गए, ठीक है, नाउ यू आर अपसेट। बिल्कुल। अब आपके देखा तो आप तो पीसीओएस था आपको, लेकिन आपने पीसीओएस को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया अपने लाइफस्टाइल से। तो ये नहीं होता कि सारे पीसीओएस मोटे ही होते हैं, देयर इज वन वैरायटी जो बिल्कुल पतले होते हैं, ठीक है, लेकिन लाइफस्टाइल उनका भी ऐसा ही होता है। उनकी एक्नी आप देखेंगे, थिनिंग ऑफ हेयर हो जाएगी। सो आपने बात की कि इसको हम बगैर दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं। जी, देखें, इट डिपेंड्स कि पेशेंट आपके पास किस वक्त आया। ठीक है, हमारे पास कुछ मरीज आते हैं सिर्फ इस तब डायग्नोज होते हैं जब उन्होंने बच्चा पैदा करना होता है। उससे पहले तो क्लिनिक पे जाते भी नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा टैबू भी है ना, बच्चों को नहीं लेके जाना। ऐसे ही। तो वो जब आएंगी तो वी डायग्नोज के इनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। ठीक है, तो अब आप इनको क्या करें। अब हमारे यहाँ पे ये है कि पेशेंट को इंटरवेंशन तो बतानी नहीं है, उसको सीधा दवाई पे डाल देना। ठीक है, जब आप सीधा दवाई पे डाल देते हैं तो दवाई इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं आपको कह दूंगा तुम ये कर लो, वो कर लो, यू कैन नॉट डू। हमारा काम है कि हम ये देखें कि पेशेंट को सोशियो इकोनॉमिक उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, मैं ऐसे कहूँ कि भाई तुम ये लेके खाना शुरू कर दो, वो मेरी तरफ यूँ देख रही हो कि यार मेरे पास तो खाने को कुछ अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो आपको मरीज़ के लेवल पे उतर के उसको बताना है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी डाइटरी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, कि वो क्या एडजस्टमेंट्स कर सकती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, फिर आप कहते हैं जी एक्सरसाइज करो। अब हर बंदा शेप्स तो नहीं ज्वाइन कर सकता, ऐसे ही। तो अब आपने ये तो नहीं कहना कि नहीं नहीं तुम जिम जाओ। सो यू नीड टू टेल देम व्हाट टू डू, जो उनके हिसाब से आप बताएं कि जो उनके लिए फिजिबल हो। ठीक है, मैं तो अपने पेशेंट्स को डाइट का भी इस तरह से गाइड करती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी का भी इस तरह से करती हूँ। आप कमरे में भी वॉक कर सकते हैं, ऐसे ही है फिजिकल एक्टिविटी किसी जगह पे। ठीक है। सिमिलरली उनके खाने के औकात, ठीक है, कि आप किस वक्त खाइए, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खाना पीना देखें। हमारे दीन में क्या हुक्म है, इत्तदाल से हर काम करें। जब आप बेतदाली करेंगे तो आप सफ़र करेंगे। ठीक है, तो हमारा दीन एक ऐसा दीन है, अगर आप उसके ऊपर अमल कर लें, उसकी सब चीज़ों पे, अल्लाह ताला आपका खालिक है, उसने आपको बनाया, बिल्कुल ऐसे ही। उसने आपको बताया कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारें ना, सादा ज़िंदगी गुजारें, सादा ग़िज़ा खाएं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। ऐसे ही।
तो पेशेंट के लिए जब आपने असेसमेंट करनी है, ये देखना है कि पेशेंट रेडी है चेंज करने के लिए, तो साथ साथ दवाइयाँ ठीक है, प्लस लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का ट्रीटमेंट। अदरवाइज अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते, इंटरवेंशन नहीं करते, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, लिपिड जो है ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा, डिस्लिपिडीमिया, फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, किडनी के इशू, और उसके बाद ओबेसिटी। तो ये सारे इश्यूज मिला के तीसरा इशू जो होता है इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर, उसका रिस्क भी आ जाता है। तो आप पेशेंट को, आपने जैसे बात की, आप पेशेंट को बहुत से कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट ऐसी भी होती हैं जिनको पीसीओएस भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कंसीव कर लेती हैं। कुछ ऐसी होती हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट इसी चक्कर में रखती हैं कि आपको पीसीओएस है इसलिए आप कंसीव नहीं कर पा रही। तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इनफर्टिलिटी हमारे मुल्क में 2 इशू हैं, या बच्चे हैं या नहीं है, ठीक है ना, तीसरा तो कोई इशू नहीं है। ये अगर ना हो तो मेरे ख्याल को ट्रीट भी ना करवाए। हाँ, जिनके हैं उनके बहुत हैं, जिनके नहीं हैं उनके नहीं हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। ठीक है, इनफर्टिलिटी सारी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अब पीसीओएस के साथ जब आप इसको लिंक करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेज के ऊपर डायग्नोज हुए आप, ठीक है, और आपने अपने ऊपर कितना लाइफस्टाइल आपने अपना मॉडिफाई किया। ठीक है। मेरा इतना भी एक्सपीरियंस है, मैं इतना इनफर्टिलिटी ट्रीट करती हूँ, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जो भी कुछ है आपका शिफा अल्लाह की तरफ से, ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो बच्चा देना है वो आपके तवस्सुत से देना है, लेकिन अपना एक बंदा भेजना है। ठीक है, तो जब अल्लाह का हुक्म होता है तो आप देखें आईवीएफ फेल्ड भी होते हैं लेकिन बच्चा हो जाता है। ऐसे ही। तो पीसीओएस में भी मेहनत करनी पड़ती है मरीज़ के साथ, ठीक, और फिर आप का फेथ होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब मोर देन 90% पेशेंट दे डू कंसीव। ऐसा कुछ नहीं कि वो ना करें, अगर उनका हार्मोनल प्रोफाइल विद इन नॉर्मल रेंज है। कई दफ़ा ओवेरियन इनसफिशेंसी हो जाती है, वो नॉट ड्यू टू पीसीओएस, वैसे ही होती है। ठीक है। तो अगर ओवेरियन इनसफिशेंसी, और फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ पीसीओएस के साथ दूसरा मैंने देखा है हस्बैंड में भी इशू होता है। जी बिल्कुल। If both the partners they have issue, then chances are less. 70 to 80% तो वो क्लिनिक पे आना ही नहीं चाहते। हाँ, अगर सिर्फ एक पार्टनर का इशू और वही ट्रीटमेंट लेता रहे तो एक अलग बात है, लेकिन जब दोनों में थोड़ा थोड़ा इशू होता है ना, वो 1 और 1 11 बन जाते हैं। ऐसे ही। तो फिर तो मेरा ये भी एक मैसेज है कि हस्बैंड और वाइफ जब इनफर्टिलिटी के लिए जाएं कंसल्टेशन के लिए, बोथ ऑफ देम दे शुड गो, ताकि दोनों को साथ साथ इन्वेस्टिगेट हो, और अगर दोनों में प्रॉब्लम निकले हो तो ये नहीं कि पहले एक को ट्रीट कर दें फिर दूसरे को ट्रीट करें, वो दोनों का इकट्ठा होगा। हाँ, तो जब बस इकट्ठा कर रहे होते हैं और उनको काउंसल भी करते हैं इकट्ठा, तो देन दे सपोर्ट ईच अदर। और क्योंकि ये पेशेंट होते हैं स्ट्रेस, ऐसे ही, और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। सो वंस यू रीअश्योर देम, वंस बोथ द पार्टनर्स दे आर सपोर्टिव टू ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया कि 25 ईयर्स जो है ना वो आपने अपनी सासू के साथ गुजारे हैं, और बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के साथ गुजारे। जाके हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिलता। अगर हम बात करें 100 में से कोई 5 to 7% लोग हो गए जो फिजिबिलिटी में अपनी इस तरह की गुजारते। तो जैसे इनफर्टिलिटी का इशू आता है, फिर जब सास बहू की लड़ाई शुरू होती है, वो अगर सपोर्टिव ना हो तो वो कंसीव करने में और ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि वो ब्लेम करते हैं कि फ़ीमेल में प्रॉब्लम है, मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कहा कि ये दोनों ही जब जाएं ट्रीटमेंट के लिए तो इकट्ठे जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अब ये सवाल यहाँ पे ये है कि पीसीओएस और पीसीओडी को डायग्नोज करने के लिए कोई ब्लड टेस्टिंग की भी ज़रूरत होती है? देखें, पॉलीसिस्टिक की डायग्नोसिस क्लिनिकल है। ठीक है। आपके अगर क्लिनिकली क्राइटेरिया मीट हो रहा है, यंग एज के अंदर ओवरीज के अंदर, वैसे हर आजकल अल्ट्रासाउंड कराएंगे हर बच्ची को लेबल कर देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, क्योंकि यंग बच्चियों में इमेच्योर फॉलिकल होते हैं, दे आर नॉट पीसीओएस। अब जो नई रिकमेंडेशंस आ गई उसके अंदर अल्ट्रासाउंड उन्होंने इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया टू डायग्नोज। ठीक। अगर आपकी क्लिनिकली एंड्रोजन लेवल ज़्यादा उसके आ रहे हैं, हाइपर एंड्रोजिनीमिया के साइंस आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी, हाँ, या आपके आ रहे हैं ऑयली स्किन हो गई है, बाल गिर रहे हैं, बाल आ गए हैं,
ठीक है ना, तो पीरियड्स इनफ्रीक्वेंट हैं, तो आप इट्स अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस। ठीक है। उसके बाद फिर आप इनके टेस्ट कराते हैं। टेस्ट के अंदर भी वो कहते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल करा दें, रादर दैन के बेतहाशा टेस्ट कराने की बजाय। वो भी उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, लोग करवाते नहीं। तो यूजुअली रिलाई के हमारे मुल्क के अंदर अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उसमें हार्मोनल भी करा लेना चाहिए ताकि एक बेसलाइन आपके पास आ जाए, देन यू कैन मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी ज़बरदस्त और मुदल्लल गुफ्तगू की बेस्ड ऑन साइंस की, और जितने भी हमारे ऑडियंस है उनकी जो मिथ थी या उनके अंदर कोई सवाल जवाब थे तो उनको काफ़ी हद तक आपने रिलैक्स करने की कोशिश की। अब लास्ट हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं। डॉक्टर शम्सा हमायूं जो हैं, उनका पैगाम पब्लिक के नाम क्या है और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करे? मेरा पैगाम अपने देखने वालों के लिए, पेशेंट्स के लिए, अपने आप को इग्नोर ना करें। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। आप अपनी बॉडी का ख़ुद ख्याल रखना सीखें रादर दैन के आप दूसरों पे रिलाई करें। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है, बजाय इसके कि आप गैर मुस्तनद लोगों के पास जाएं, आप स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करें, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। उस वक्त मत आएं कि जब आप जो नॉन क्वालिफाइड लोगों से ट्रीटमेंट लेने के बाद और आखिरी स्टेज के ऊपर फिर आप कहें कि अब मैं क्वालिफाइड के पास जा रही हूँ, अब मुझे ठीक करें। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, जैसे मैंने लाइफस्टाइल की बातें आपको बताई, इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो आप खुश रहते हैं और आप सेहतमंद भी रहते हैं। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप को भी खुश रखें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ फैलाएं, लोगों के काम आएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपसे हुई। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर लाइफस्टाइल के ऊपर मज़ीद डिटेल गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थी प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा हमायूं, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट थी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल वुमेन एसोसिएशन, जो औरतों के मसाइल को उजागर भी करती हैं और उनका हल भी बताती हैं। और इसी तरह जो आपके गायनी से रेलिवेंट, जच्चे बच्चे से रेलिवेंट जो भी मसाइल हैं, इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, इसके ऊपर अवेयरनेस के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं डॉक्टर साहबा उसमें भी सफ़े अव्वल में पाई जाती हैं और बड़े ज़बरदस्त और मुदल्लल अंदाज के अंदर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू कर रही थी। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो, कोई सवाल जवाब हो, कोई मिथ हो, कोई आप जानना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव करें। जो भी आप कमेंट करेंगे वो हमारी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट को देखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने एक मोस्ट एक्सपीरियंस और गेस्ट को बुला के आपके सवालों जवाब को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा कोई भी प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कोशिश करें सराउंडिंग में अपने दोस्त अहबाब और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा की जा सके। मुझे, मेरी गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जवाब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।